उसके बाद फिर हमारे पास होता है रिपोर्ट राइटिंग या फिर इंटरप्रिटेशन करना। उसके बाद फिर क्या होता है कि उस रिपोर्ट को कोई एक बिजनेस जिसके लिए आपने काम किया है वो बिजनेस उसको यूटिलाइज करता है, उसके बाद फिर वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। तो ये सारी हमने कॉमन स्टेप्स के बारे में अपनी पिछली 2 क्लासेस में बहुत अच्छे से जाना है। तो आज की क्लास का जो हमारा उद्देश्य रहेगा वो रहेगा आपको एक ऐसी केस स्टडी दिखाना और उन सारी स्टेप्स को आपके सामने कर करके दिखाना जो कि एक डेटा साइंटिस्ट अपने डे टू डे लाइफ में करता है। मान लीजिए अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम इस तरीके के जॉब प्रोफेशन में जाना चाहें तो हमारा क्या काम होगा, हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो आज की वेबिनार से हम आपको ये क्लियर करेंगे कि इस तरीके की जॉब प्रोफेशन में अगर आप जाएंगे या फिर आप कह सकते हैं कि अगर ऐसे जॉब प्रोफेशन के जो लोग होते हैं वो अपने दिनचर्या में क्या काम करते हैं। तो आज की क्लास के बाद से आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि जब कोई व्यक्ति डेटा साइंस में अपना कैरियर को परस्यू करना चाहता है तो उसको दिन में क्या क्या काम करने पड़ते हैं या फिर आप कह सकते हो कि उसकी जॉब के लिए क्या क्या काम रहता है। जैसे आप देखते हैं कि आपके आसपास के जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर हम बात करें शिक्षक शिक्षक विभाग की, ठीक है, तो वहाँ को जो शिक्षक होता है, जो अध्यापक होता है, उसका कार्य क्या रहता है, वो सुबह उठ के विद्यालय जाता है, वहाँ पे अटेंडेंस लगाता है, फिर क्लास को परफॉर्म करता है और कॉपी चेक करता है, रिजल्ट बनाता है, एग्जाम कराता है। ये सब उसकी ड्यूटीज होती हैं। वैसे ही अगर डेटा साइंस एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हम खोज रहे हैं, हम देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या काम होता है। तो आज की क्लास के बाद से ये डाउट आपको क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पे किस तरीके का जॉब होता है, कैसा नेचर ऑफ जॉब होता है और हमें किस किस तरीके की चीज़ों पे डे टू डे काम करना होता है। चलो चलते हैं हम लोग अपनी कोर क्लास में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डेटा विज्ञान द्वारा हल की गई एक वास्तविक दुनिया की समस्या। वास्तविक मतलब हम कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल नहीं लेंगे। यहाँ पे जो हमारा उदाहरण होगा वो बहुत ही क्लोज और हम सब या क्या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में लोग आज के समय में वो समस्या से पीड़ित हैं। अब ये हो सकता है कि हाँ वो समस्या अभी छोटे लेवल की हो, छोटे लेवल पे हम उतना अच्छे से महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर उस समस्या को हम थोड़ा सोच करके देखते हैं तो सारी वो समस्या हमारी बहुत ही कॉमन समस्या होती है। अब हमारे पास क्या समस्या है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने डेटा साइंस के स्टेप्स में समझा था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस फील्ड में हमको रिसर्च करना है। तो व्हाट इज हमारा रिसर्च का फील्ड क्या है, ठीक है, अनुसंधान का क्षेत्र क्या है। तो जैसे होता है कि कोई पेशेंट अगर हमारा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, मान लीजिए उस पेशेंट का एक इंश्योरेंस है, ठीक है, तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट क्या करता है कि उस पेशेंट के करस्पॉन्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कैप्चर करता है और जितना भी हॉस्पिटल का डेटा होता है उसको अपने पास रखता है और उसके बेसिस पे जितना पैसा उसके इलाज में लगा हुआ होता है उसको वो रिटर्न करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रोगी होता है जो अपना ठीक होकर के घर गया लेकिन फिर से वो बीमार हो गया या उसकी अच्छे से देख रेख नहीं हो पाई, वो फिर से बीमार हो गया, तो क्या है वो फिर से हॉस्पिटल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि उस कंपनी को फिर से उसके ऊपर कुछ एक पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो पुनः रोगी को भर्ती अस्पताल में कराने की जो प्रक्रिया होती है वो दोनों लोगों के लिए ही नुकसानकारी है। पहली चीज पेशेंट के लिए क्योंकि उसको पुनः उतना ही इलाज करना पड़ेगा, दूसरा उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए उसके बिहाफ पे पेमेंट करती है। तो आज की रिसर्च आज के हम सेशन से ये जानेंगे कि अगर ये एक बिजनेस है, इस ये बिजनेस की एक प्रॉब्लम है, तो अगर हम इस बिजनेस की प्रॉब्लम को एक डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम को मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉब्लम का मतलब ये है यहाँ पे कि एक हॉस्पिटल में कोई एक पेशेंट हमारा एडमिट होता है, वो पेशेंट ठीक होकर के जब घर जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके चलते वो पुनः बीमार होने लगता है और फिर से हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना पड़ता है, जबकि उसको दोबारा में एडमिट होना नहीं चाहिए था, उसकी बीमारी लगभग खत्म हो चुकी थी। तो ऐसे वो कौन से कारक हैं जिसके चलते अस्पताल में उसको पुनः भर्ती करना पड़ता है और पुनः उस पर्सन के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा खर्च करती है। ठीक है, तो हम उसकी भविष्यवाणी करने वाले हैं कि उन कौन कौन से की पैरामीटर्स हैं, की चीजें हैं जिनके ऊपर हम काम अगर कर लें तो पेशेंट को दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा, या फिर वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके ऊपर हम कंट्रोल नहीं करते हैं जिसके चलते उस पेशेंट को हॉस्पिटल में पुनः एडमिट होना पड़ता है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे कि डेटा विज्ञान अनुसंधान एक अंतर विषयक विषय है। जैसा कि हम लोगों ने अपनी पुराने सेशंस में देखा,
हम लोगों ने पहले सेशन में भी देखा, दूसरे सेशन में भी देखा कि डेटा साइंस क्या है, एक मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स है, जहाँ पे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और हमारे सब्जेक्ट मैटर जो भी होता है, जिस बिजनेस प्रॉब्लम में आप डेटा साइंस को उपयोग में लाना चाहते हैं। जैसे मेडिकल की अगर मैं बात करूं, तो सब्जेक्ट मैटर वाला जो फील्ड है वो हुआ मेडिकल का। उसमें आप गणित लगाइए, स्टैटिस्टिक्स लगाइए और कंप्यूटर लगाइए और मेडिकल का दिमाग लगाइए, तब जाकर के आप एक मेडिकल एनालिस्ट का काम करेंगे। सेम चीज अगर आप डेटा साइंस को फाइनेंस में लगाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर को यूज करना पड़ेगा, साथ में फाइनेंस की नॉलेज। आप उन चारों चीजों को इकट्ठा रखोगे, तब आप डेटा साइंस में बहुत ही अच्छा काम कर पाओगे। तो यहाँ पे अंतर विषयक विषय का मतलब ये होता है कि जब कई सारे विषय मिलकर के किसी एक चीज को डेवलप करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंतर विषयक या इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो डाटा विज्ञान अनुसंधान का एक अंतर विषयक विषय है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी विशेष चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जो हो सकता है कि आप ना जानते हो या आपने पहली बार उन सब चीजों को देखा हो। तो इससे आप एकदम घबराइएगा नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आज की क्लास और रविंद्र जी ने बताया कि हम आगे भी सारी पूरे डेटा साइंस के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम हर एक चीज के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। लेकिन अभी की क्लासेस में हमें चूंकि आपको ये जानकारी देना है कि डेटा साइंस में अगर किसी को एंट्री करनी है, तो उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, कैसे कैसे हम प्रोसीड करते हैं। तो आज के उदाहरण से मैं आपको ये एकदम क्लियर करूंगा कि अगर आप इस तरीके के फ्यूचर या करियर में जाना चाहते हैं, तो आपके डे टू डे एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें होती हैं, जिससे हम आगे के क्लासेस में उन सारी चीजों को कवर करेंगे। जितनी चीजें आज यहाँ आप इकट्ठे देखेंगे, उन समस्त चीजों के बारे में हम आगे की क्लासेस में बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो हो सकता है इसमें कि बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो आप बिल्कुल कभी ना जाने हों, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस बने रहना है और समझना है कि हाँ, इन सब चीजों को हमें आगे पढ़ाया जाएगा और इन सब चीजों का वास्तविक डेटा साइंटिस्ट के रूप में हमें उपयोग करना होता है। ठीक है, और यह मास्टर क्लास सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए है। वास्तव में डेटा साइंटिस्ट आप के रूप में आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम आज की क्लास में सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने कोर टॉपिक पे आते हैं। तो डेटा साइंस का जैसा सबसे पहला जो फेज होता है, तो वो फेज वो होता है कि जिसमें हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या समस्या है, किस लिए हम डेटा साइंस का यूज करने जा रहे हैं किसी किसी बिजनेस के अंदर। बिजनेस तो ठीक ठाक रन कर रहा था, लेकिन हम क्यों रन करना चाहते हैं। तो लेट्स से एक हम बिजनेस के ओनर हैं, हमारे पास क्या है, हम एक इंश्योरेंस कंपनी को रन करते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि मान लीजिए हम अगर कोई पेशेंट 30 दिन के अंदर फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होता है, ठीक है, तो अब क्या हमको उसके ऊपर फिर से कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ठीक हो गया है, अब उसको घर जाना है और वो घर गया, लेकिन कुछ ऐसे कारक हैं, ऐसे कुछ तत्व हैं जिसके चलते वो फिर से जो है री हॉस्पिटलाइजेशन की स्टेट में आ गया है। ठीक है, तो हमको डेटा साइंस का उपयोग करके इन प्रमुख जोखिम कारकों की पहचान करना है, जो कि पुनः भर्ती की संभावना बनाते हैं। ठीक है, हम उनकी एक भविष्यवाणी करेंगे। ठीक है, और ये आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे कि कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो कि एक पेशेंट को 30 दिन के भीतर अस्पताल में पुनः भर्ती करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी समस्या है। अब ये समस्या हमने क्या किया, एक डेटा साइंटिस्ट को बताया। अब हमारा काम शुरू होता है डेटा साइंस का। अब वो डेटा साइंटिस्ट इस समस्या को कैसे लेगा। ठीक है, तो सबसे पहली प्रक्रिया में जैसे हम लोगों ने देखा कि इस समस्या को समझना, ये समस्या क्या है एक्चुअली में। जैसे हमने तो कह दिया कि हाँ भाई, हमें 30 दिन के अंदर पेशेंट अगर भर्ती हो जाने के लिए अस्पताल में आ जाता है, तो हमको बहुत ज्यादा पैसा वेस्ट करना पड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, हमें इसको किसी तरीके से बचाना है। तो ये एक बिजनेस प्रॉब्लम हो गई, जिसको एक डेटा साइंटिस्ट सॉल्व करेगा। तो अब डेटा साइंटिस्ट चूंकि बिजनेस का मालिक तो है नहीं, तो पहले क्या करेगा, उस समस्या को समझेगा। तो सबसे पहली चरण जो हमारे डेटा साइंस की होती है, ठीक है, हमने ये इस प्रॉब्लम को समझ लिया कि हाँ, ये प्रॉब्लम तो बड़ी जेन्युइन सी प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए पेशेंट फिर से अस्पताल में भर्ती होने के लिए आ जाता है, तो पहली बात तो क्या, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, पैसा तो खर्च ही हो रहा है।
ठीक है। अब वो फिर से अस्पताल में भर्ती होने के लिए आया, तो अब हो सकता है कि हम ये कहें कि यार अस्पताल ठीक नहीं है वो, ठीक है, उसमें भर्ती करो, तो पेशेंट ठीक होता नहीं है, बस थोड़े बहुत टाइम के लिए ठीक होता है, लेकिन फिर से वो बीमार हो जाता है, तो उसकी गुणवत्ता पे भी हम शक करना शुरू कर देंगे। ठीक है। और बाकी अगर मान लीजिए हमारा पेशेंट बार बार अस्पताल में भर्ती हो रहा है, तो वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। हो सकता है कि भाई उन रिसोर्सेज को कहीं और अगर हम यूज करते तो थोड़े लोग और जो बीमार थे उनका इलाज हो सकता था। ठीक है। तो ऐसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो हमने अब प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है। तो अब थोड़ा और इसके ऊपर हम डीप में जाएं, तो ऐसे कौन से कारक हैं इसके बारे में थोड़ा सा सोच करके देखते हैं, क्योंकि ये भी उस प्रॉब्लम को समझने का एक तरीका है। ठीक है। तो अस्पताल यह जानना चाहता है कि किन कारकों, जैसे उम्र हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, या फिर डायबिटीज हो गया, ठीक है, इनके चलते मरीजों को अस्पताल में फिर से भर्ती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या ये सही में इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं जिसके चलते ये हो जाता है कि पेशेंट एक बार ठीक होकर के घर गया, उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद ये सब चीजें फिर से होना शुरू हुई और पेशेंट को फिर से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। ठीक है। तो वह ऐसे मॉडल की तलाश में है जो हाई रिस्क मरीजों को पहले से पहचान कर सके। तो हॉस्पिटल अब क्या करना चाहता है कि हॉस्पिटल ये समझना चाह रहा है कि कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें इस तरीके की समस्या हो सकती है, या फिर कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिसमें जिनको जिनको ये लगता है कि ये 30 दिन के अंदर फिर से भर्ती हो जाएंगे, इनकी पहले से पहचान करना। ठीक है। अगर हम उनकी पहचान कर लेंगे कि हाँ भाई ये पेशेंट है, इस पेशेंट को ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके चलते लग रहा है कि ये 30 दिन के अंदर फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से ही कुछ अच्छे प्रबंध करके रखेंगे कि हाँ भाई उसके डायबिटीज को कंट्रोल करके रखेंगे, उसके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखेंगे। ठीक है। उम्र पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो हम उम्र को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं उनको हम धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसको 30 दिन के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन ना करना पड़े। ठीक है। तो अब इस लक्ष्य को, इस वाले प्रॉब्लम को हमने जो सॉल्व करने के लिए जो हमने इस प्रॉब्लम को समझा है, उसमें हो सकते हैं कि उससे हमारा क्या बेनिफिट होगा, जो पैसा खर्च हो रहा है उससे हम लागत कहते हैं। ठीक है। वो लागत हमारी घट जाएगी। ठीक है। और जो मरीज हमारे पास है उनकी देखरेख में गुणवत्ता आ जाएगी। ठीक है। और जो स्वास्थ्य प्रणाली हमारे पास ऐसे ही हमारे देश की डमाडोल है, तो अगर हम डेटा साइंस को इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे क्या रहेगा कि हम बहुत ही आसानी से उस चीज को समझ पाएंगे, और हमारी जो स्वास्थ्य की प्रणाली है या जो हॉस्पिटल है उस पर हमारा बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। ठीक है। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट अब हमने इस व्यवसाय को समझ लिया है, इस व्यवसायिक समस्या को समझ लिया है। ठीक है। अब आते हैं दूसरी स्टेप में। जैसे ही डेटा साइंटिस्ट को पहले बिजनेस की केस जो प्रॉब्लम थी वो समझ में आ गई, ठीक है, जैसे ही बिजनेस की प्रॉब्लम समझ में हमारे पास आ गई, तो दूसरी स्टेप जो हमारे पास होती है उस बिजनेस को सॉल्व करने के लिए जो डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको कलेक्ट करने के लिए जाया जाए। तो सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें किस तरीके की डाटा की हमको जरूरत है। ठीक है। तो कुछ एक डाटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये डाटा हम कहाँ से लाते हैं, कैसे हमें पता चला कि इन्हीं डाटा की हमको जरूरत है। इसके लिए जो डाटा साइंटिस्ट होता है वो बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल को रिफर करता है, पढ़ता है। ठीक है। वहां से उसको पता चलता है कि हाँ अगर हम इन सारे जो छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं इन सबको अगर हम पता कर लें, तो हम किसी भी रोगी के बारे में उसके उसकी फ्यूचर के बारे में हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या क्या डेटा होना चाहिए, तो जैसे रोगी की आयु हो गई, ठीक है, अस्पताल में बिताया गया समय हो गया, ठीक है, अस्पताल में रहने के दौरान की गई प्रक्रियाओं की संख्या, जैसे हम कहे कि हाँ भाई 2 ऑपरेशन हुए हैं या 3 ऑपरेशन हुए हैं। ठीक है। अस्पताल में रहने के दौरान की गई प्रयोगशाला प्रक्रियाओं की संख्या, अब जो लैब के अंदर टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, या फिर सीरम टेस्ट हो गया, या फिर यूरिन टेस्ट हो गया, ठीक है, या फिर जो क्या बोलते हैं थेरेपी तमाम सारी होती हैं। ठीक है। उस तरीके के जो भी टेस्टिंग हमारे पास है उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। अस्पताल में रहने के दौरान दी गई दवाओं की संख्या, कितनी दवाएं उसको दी गई हैं। ठीक है। अस्पताल में रहने से पहले पहले वर्ष में बाह्य रोगी के दौरों की संख्या, जैसे होता क्या है अस्पताल में आदमी सीधे तो भर्ती हो नहीं जाता है, पहले वो जाता है हॉस्पिटल में एक ओपीडी के तरीके से उसमें जाता है, फिर वहां पे कुछ दवाएं लेता है, फिर कुछ दिन तक वो दवाएं खाता होता है। ठीक है। उसके बाद फिर जब सिचुएशन ठीक नहीं होती है तब वो जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तो हम ये डेटा भी कैप्चर करेंगे कि अस्पताल पहली बार अस्पताल जाने से पहले वो कितनी बार जो है ओपीडी में जाकर के दिखा चुका है। इस तरीके के कुछ कुछ डेटा हैं जिनको हम कैप्चर करेंगे। ठीक है। तो अब ये डेटा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है यही हमारे पास लिमिटेड डेटा नहीं है, इसके अलावा भी पेशेंट के बहुत सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। क्या क्या रिकॉर्ड हो सकता है कि हाँ जब वो एडमिट कराया था तो मौसम कैसा था, हो सकता है, और जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो बेड का प्रकार क्या था, जहाँ पे एडमिट था वो रूम कैसा था। ठीक है।
जो ट्रीटिंग डॉक्टर था उसकी एकेडमिक डिग्री कितनी थी। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड हो सकता है इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसमें से हमने कुछ सारे एग्जाम्पल यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन अभी हम जाकर के आपको जो रियल डेटा लेकर के आएंगे आपको डिमॉन्स्ट्रेट दिखाने के लिए, उस डेटा को जब आप देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको बहुत सारे और भी वेरिएबल्स मिले। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले समझने के काम करते हैं कि जो डेटा हम कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, ये वाला डेटा, ठीक है, इसको हम कहाँ से लाएंगे इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अब मुख्य स्रोत हमारे पास जो डेटा को कलेक्ट करने के लिए होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्रोत जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स या फिर मुख्य स्रोत। ठीक है, जिसमें हम हो सकता है कि हम पेशेंट के पास एक फॉर्म लेकर के जाएं और उससे पूछें कि हाँ आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर क्या है, आपको कितना ट्रीटमेंट मिला है, कितने मेडिसिन आपको दी गई हैं, कितने थेरेपी आपकी हुई हैं, या फिर कौन कौन से लैब पैरामीटर आपके पास हुए हैं। ठीक है, तो उसके चलते अब क्या होगा, ठीक है, कि हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट से पूछ करके। दूसरा हुआ कि साक्षात्कार करके, हो सकता है कि अब पेशेंट हमारा जो है वो ना हमें डेटा दे पाए, तो उसके जो घर वाले हैं उनसे हम बात करेंगे कि हाँ भाई आपके पेशेंट को कौन कौन सी दवाएं दी गई हैं, कितनी दवाएं दी गई हैं। ठीक है, या फिर आप कितने दिनों से हॉस्पिटल के अंदर हैं, पेशेंट जो भर्ती है उसकी कितनी एज है। तो ये हमारे क्या हुए, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुई। फिर हमारे पास प्राइमरी सोर्स के अलावा हमारे पास द्वितीयक स्रोत भी होते हैं जिनको हम सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या होता है कि पहले से कोई रिसर्च होने वाली थी, हुई थी, जिसका डेटा वहां पे कैप्चर करके रखा हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस में डेटा रखा हुआ था, पहले से ही डेटाबेस में डेटा रखा हुआ था। या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये डेटा इकट्ठा करके रखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम मुख्य स्रोत से डेटा को उठाएंगे या द्वितीय स्रोत से डेटा उठाएंगे, ये डिसीजन लेते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम पे कि हम उसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलो अब हम लोग पहले काम करते हैं कि इसको दिखाते हैं कि हम डेटा कहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि डेटा हम एक द्वितीयक सोर्स से उठाएंगे। ठीक है, जहाँ पे मैं एक वेबसाइट का यूज करूंगा और उस वेबसाइट से एक डेटा को मैं उठाऊंगा। ठीक है, चलो ये हमारे पास एक कैगल नाम की वेबसाइट होती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें बहुत तरीके का डेटा मिल जाता है। तो हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम थी, उस रिसर्च प्रॉब्लम के हिसाब से हमारे पास एक डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ था, प्रोडिक्टिंग हॉस्पिटल रीएडमिशन। हम क्या करने वाले हैं, हॉस्पिटल में जो फिर से भर्ती होने वाले पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करने वाले हैं कि किस तरीके के पेशेंट हॉस्पिटल में फिर से एडमिट होते हैं। और मैं क्या करूंगा, इस डेटा को डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, अब इस डेटा सेट में हमारे पास क्या क्या है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो अभी हमने जो दिखाया था स्लाइड में, जैसे एज हो गया, कितनी कितने दिन से हॉस्पिटल में है, ठीक है, कौन कौन से प्रोसीजर हुए हैं, कौन कौन से प्रोसीजर उसके लैब में हुए हैं, कितनी उसने दवाएं खाई हैं, कितनी उसने आउट पेशेंट विजिट करी हुई हैं, कितनी उसने इन पेशेंट विजिट करी हुई हैं, इमरजेंसी में लाया गया है कि अपने मन से आया है। ठीक है, मेडिकल स्पेशलिटी कौन किस तरीके की है, क्या क्या डायग्नोस हुआ है। तो ऐसे करके हमारे पास देखो इतने सारे पैरामीटर यहाँ पे कैप्चर हुए हैं। इतने सारे पैरामीटर का डाटा हमने पेशेंट से या पेशेंट के घर वालों से पूछा हुआ है। ठीक है, और ये डेटा हमारे पास जो है वो यहाँ से डाउनलोड करने पे हमको दिखने लगेगा। ठीक है, तो हमने डाटा को डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब चलते हैं, आपको मैं डेटा दिखाता हूँ कि डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, हमने डेटा को डाउनलोड किया और ये डेटा हमारा दिखना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हर एक पेशेंट के हिसाब से हमारे पास डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और जितने हमने वेरिएबल अभी देखे थे, जितने वेबसाइट पे हमने देखे, हमने पीपीटी में बहुत सारे वेरिएबल्स देखे, उन सारे वेरिएबल्स का डेटा देखो यहाँ पे इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब ये कैसे रखा हुआ है, अब ये देखो यहाँ पे लिखा है 70 से 80। तो पेशेंट की जो एज है वो 70 से 80 साल की है। ठीक है, और टाइम इन हॉस्पिटल कितने दिनों से अस्पताल में है, 8 दिन से है। ठीक है, कितने प्रोसीजर हुए हैं, 72 प्रोसीजर हो चुके हैं। मतलब जैसे लैब में हमारे पास देखो तो एक लैब के जो रिजल्ट रिपोर्ट होती है उसमें 20-20 पैरामीटर होते हैं, ऐसे करके 72 पैरामीटर की टेस्टिंग हो चुकी है उसकी। ठीक है, और कौन कौन से प्रोसीजर हैं जैसे लैब में ले जाकर के उसका प्रोसीजर हुआ है। ठीक है, मतलब और जो बिना लैब में प्रोसीजर हुए हैं, जैसे हमारे पास हो गया मतलब जो ऑपरेशन थिएटर है, ठीक है, वो हुआ है, या फिर मान लीजिए एक्सरे हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर होते हैं ये कितने बार हुए हैं, एक बार हुआ है। कितनी मेडिसिन उसने अभी तक लिया हुआ है, 18 मेडिसिन लिया हुआ है। कितनी बार वो ओपीडी में हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले दिखाने आया था,
2 बार दिखाने आया था। इन पेशेंट अभी ये 1 बार नहीं हुआ है, ठीक है। इमरजेंसी में नहीं लाया गया है, ठीक है। यहाँ पे 0-1 हमने बना दिया है। 1 का मतलब ये है कि पेशेंट को इमरजेंसी में अस्पताल लाया गया है। 0 का मतलब क्या हुआ कि इमरजेंसी में नहीं लाया गया है, पेशेंट अपने आप से आया है। वो अलग बात है कि पेशेंट को डिजीज है और वो ठीक फील नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मेडिकल स्पेशलिटी मिसिंग है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास डेटा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है, उसको कोई एक सर्कुलेटरी नाम की डिजीज हो गई है। दूसरी डायग्नोसिस क्या है, उसको रेस्पिरेटरी नाम का एक डिजीज है, उसको हो गया है। तीसरी डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, उसको एक कोई और बीमारी है जो अभी पूरी तरीके से डायग्नोस नहीं हो पाई है। सॉरी, उसका ग्लूकोज टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज टेस्ट हुआ है तो यस, अगर नहीं हुआ है तो हम नो करेंगे। अगर पेशेंट का HbA1c टेस्टिंग हुई है तो हम यस करेंगे, और ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है वो लिखेंगे। तो इस पेशेंट के जो A1C टेस्ट है या फिर डायबिटीज का जो टेस्टिंग है वो नहीं हुई है, ठीक है। चेंज का डेटा है तो अब चेंज कोई एक पैरामीटर होगा, उसका जो कैप्चर किया गया वो भी नो है। पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं है, तो हाँ बताया, हाँ डायबिटीज है, ठीक है। और इस पेशेंट को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, हाँ इस पेशेंट को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। तो ये एक पेशेंट का हमारे पास डाटा है पूरा पूरा। फिर ये हमारा डाटा जो है वो दूसरे पेशेंट का है, ये डाटा हमारे पास तीसरे पेशेंट का है, ये चौथे पेशेंट का। इसी तरीके से हमारे पास सारे पेशेंट्स का डेटा लाइन से लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हुई हमारे पास दूसरे स्टेप की बात, जो कि हमने अपनी स्लाइड में देखा कि दूसरे स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा का संग्रह करते हैं। और दूसरी स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा की रैंगलिंग भी करेंगे, ठीक है। तो अब डेटा की रैंगलिंग का मतलब क्या होता है कि अब जैसे हमारे पास डेटा आया, ठीक है। तो इस डेटा के अंदर बहुत सी गड़बड़ियां हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये डेटा हमने चूंकि बना के रखा हुआ है, इसलिए इसमें हमने सब कुछ दिया हुआ, अच्छे से बना करके रखा हुआ। मान लीजिए इसमें से हम इसको डिलीट कर दें या फिर इसको डिलीट कर दें, ठीक है। इसको डिलीट कर दें, ठीक है। ये वैल्यू डिलीट कर दें यहाँ से, ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल ना हो, ठीक है। या फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब हमारे डेटा के अंदर बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज हैं, या फिर यहाँ पे हम लिख दें 2000, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे हमने लिख दिया 2000, तो ये भी क्या है, एक गलती है, ठीक है। तो अब डेटा की रैंगलिंग के स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एनालिसिस के लिए रेडी बनाते हैं, डेटा को सही करते हैं, ठीक है। अब डेटा को सही करने के लिए क्या होगा, हम किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, किसी न किसी सॉफ्टवेयर में जाएंगे। ये भी एक्सेल भी हमारा एक सॉफ्टवेयर है, हम यहाँ पे भी डेटा को सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेटा सही करने के लिए हमको एक एक डेटा पे जाना पड़ेगा और वहाँ पे हमको कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेल में डेटा को साफ ना करके या फिर रैंगल ना कर करके हम इसको एक अलग सॉफ्टवेयर पे लेकर के जाएंगे, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उस सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम आगे की क्लासेस में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा साइंटिस्ट अपनी दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोग करता है, ठीक है। जैसे कि पाइथन आप लोगों ने सुना होगा, वैसे ही हमारे पास आर सॉफ्टवेयर होता है। दोनों आर और पाइथन दोनों ही डेटा साइंटिस्ट यूज करता है। दोनों के काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शनलिटी कुछ कुछ अलग हैं। तो हम लोग आज की क्लास में जो उदाहरण कर रहे हैं, इसको हम आर की मदद से करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास डेटा जो कि हमने हॉस्पिटल से कलेक्ट किया हुआ है और इस वेबसाइट से डेटा को उठाया हुआ है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तरीके से। अब चलते हैं, अपने डेटा को हम लोग पहले उठाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉफ्टवेयर में डालते हैं और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर कुछ काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आर सॉफ्टवेयर का लुक है, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक आर सॉफ्टवेयर दिखता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 टैब आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे ब्लैंक पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी कुछ ब्लैंक पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ एक फिगर बना हुआ है। हम लोग आगे की क्लासेस में इन सारी चीजों के ऊपर बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हर एक चीज का अपना क्या मतलब है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से स्टेप में एक डेटा साइंटिस्ट क्या क्या करता है। तो तीसरी स्टेप में जैसे हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, अब डेटा को हम एक सॉफ्टवेयर में लेकर के जाएंगे और उस सॉफ्टवेयर में ले जाने के बाद हम डेटा की रैंगलिंग करेंगे, ठीक है। हम रैंगलिंग के तौर पे यहाँ पे बहुत सारा काम आपको करके नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि डेटा रैंगलिंग अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। उसको जब हम लोग डेटा रैंगलिंग की क्लास पढ़ेंगे, किसी मास्टर क्लास में हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो हम आपको डिफरेंट तरीके की डेटा रैंगलिंग के बारे में बताएंगे। तो डेटा रैंगलिंग का हमारा बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है कि डेटा को एकदम सही करना और डेटा को एनालिसिस के लिए एकदम तैयार करना, ठीक है। इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डेटा रैंगलिंग, ठीक है। या फिर बहुत लोग इसको बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, डेटा क्लीनिंग, ठीक है। आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मैं
मैंने जो वर्ड यूज किया है वो है डेटा रैंगलिंग। ठीक है, तो आते हैं, चलो हम पहले सबसे पहले डेटा को अपने सॉफ्टवेयर में लेकर के आते हैं। ये देखो डेटा मेरे पास उठ करके आ गया है। ठीक है, मैंने कुछ एक कमांड्स को रन किया है और इस कमांड की मदद से डेटा हमारे पास उठ करके आ गया है। जो डेटा अभी आप एक्सेल में देख रहे थे, यहाँ पे एक्सेल सीट में देख रहे थे, यही सेम डेटा उठ करके हमारे पास आ गया है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, आर सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, अब इस आर सॉफ्टवेयर में अब हम अपने डेटा को रैंगल करेंगे या फिर अपने डेटा में जो गलतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने का काम करेंगे। तो इत्तेफाक की बात है कि हमारे इस डेटा में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं थी। ठीक है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा डेटा रैंगलिंग का काम नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो काम करेंगे हम वो आपको करके दिखाते हैं कि डेटा रैंगलिंग कैसे की जाती है। तो जैसे हम जिस तरीके की एनालिसिस करने वाले हैं, उस तरीके की एनालिसिस के अंदर, जैसे हमारे पास यहाँ पे डेटा दिया हुआ रीएडमिटेड, तो यहाँ पे दिया हुआ नो यस, नो यस का हमारे पास डेटा दिया हुआ है। लेकिन हम जो एनालिसिस करने वाले हैं वहां पे इस वाले वेरिएबल, इस वाले डेटा के अंदर नो यस ना हो करके इसको हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनाना पड़ेगा। या तो नो को हम 0 लिख देंगे और 1 को हम यस लिख देंगे। हम चलो इतनी ही डेटा रैंगलिंग करके आपको दिखाते हैं कैसे हम डेटा रैंगलिंग करेंगे और कैसे हम एक नया वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे डेटा की रैंगलिंग कर दी। ठीक है, इतने पार्ट में हमने डेटा की रैंगलिंग करी, जिसमें हमने क्या किया, जहाँ पे यस था रीएडमिटेड वाले वेरिएबल के अंदर, वहां पे हमने उसको 1 कर दिया। जहाँ पे रीएडमिटेड के अंदर नो था, वहां पे हमने 0 कर दिया। अब हमारा डेटा जो है प्रोसेस हो गया है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो जहां जहां नो है वहां वहां 0 है, और जहां जहां यस है वहां वहां 1 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, डेटा रैंगलिंग हो गई। लेकिन डेटा रैंगलिंग इतनी ही नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया कि डेटा रैंगलिंग इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम बहुत तरीके के रास्ते, मतलब बहुत तरीके के चीजें करते हैं जिससे हम एक डेटा को एनालिसिस के लिए रेडी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ डेटा रैंगलिंग का पार्ट। अब आते हैं हम लोग तीसरी स्टेप में। ठीक है, तीसरी स्टेप में हमारे पास जो होता है वो होती है डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, अब डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है बेसिकली, तो डेटा विजुअलाइजेशन जो होता है वो डेटा के बारे में एक प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण होता है डेटा का। ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है, अब चूंकि अब डेटा देखिए इतना भरा हुआ डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो हम इसमें नहीं समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है हमें नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर हम इसको किसी ग्राफ में, किसी और मेथड में लेकर के जाएं जिससे इसको देखते ही हमको कुछ समझ में आने लगे, ठीक है, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास डेटा दिया हुआ होता है उस डेटा को हम एक ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कुछ अच्छे विश्लेषणात्मक विचार खोजने के लिए हमें थोड़ी सी मदद मिल जाए। ठीक है, चलो यह करके हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बात बता देना चाहूंगा कि डेटा विजुअलाइजेशन भी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा मटेरियल है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हम आगे की क्लास में, अपनी अगली मास्टर क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में, जहां मैं आपको बहुत डिफरेंट टाइप के विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। आज की क्लास में मैं आपको बस कुछ एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा कि हमारा जो डेटा दिया हुआ है उसमें हम किस तरीके के विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि एक डेटा साइंटिस्ट अपने डे टू डे एक्टिविटीज में क्या काम करता है। जो तीसरा स्टेप, जो तीसरा काम करता है वो करता है डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, चलो हम लोग करके देखते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे एक डेटा हमारे पास विजुलाइज किया हुआ है मैंने। ठीक है, इस फिगर को मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। इसके लिए मैंने जो कमांड रन करी है वो ये कमांड रन करी है। ठीक है, अब इस कमांड को मैंने रन करने के बाद देखो ये विजुलाइजेशन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इस विजुलाइजेशन को अगर हम लोग देखें तो हमको इससे क्या पता चल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या पता चला है। देखो, हम जब हमारे पास डेटा के फॉर्मेट में चीजें थी तब हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने विजुलाइजेशन बना दिया तो हमको यहाँ पे बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है कि नंबर ऑफ मेडिकेशन, जहाँ पे नंबर ऑफ मेडिकेशन है वहाँ पे एडमिशन के जो चांसेस हैं वो बढ़े जा रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास जो पर्सन है वो मेडिकेशन अगर 20 से 25 के आसपास मेडिकेशन लेता है, ठीक है, तो उसके हॉस्पिटल में फिर से एडमिशन, भर्ती होने के जरूर चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब ये कर्व जो हमारे पास है, चूंकि अभी डेटा हमारे पास कम था, इस डेटा को अगर हम थोड़ा और बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे ये कर्व हमारा थोड़ा सा उठता हुआ दिखेगा कि अगर पेशेंट हमारा ज्यादा मेडिसिन लेता है, एक समय के बाद धीरे धीरे उसको फिर से हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत पड़ने लगती है। तो देखो कितनी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल के आ रही है।
दूसरा विजुअलाइजेशन चलो हम लोग बना करके देखते हैं, ठीक है। ये विजुअलाइजेशन हमने बनाया, ठीक है। इस विजुअलाइजेशन को बनाने के लिए हमने इस कमांड को रन किया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें कि इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन में आप देखिए एन लैब प्रोसीजर, ये बेसिकली जो वेरिएबल है इसका नाम ये है, इसका नाम है कि जो प्रोसीजर लैब में हुए हैं, कितने प्रोसीजर हुए हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑन एन एवरेज जिस पर्सन के लगभग 40 से 50 के करीब में हॉस्पिटल के जो प्रोसीजर्स हैं, जैसे लेबोरेटरी एग्जामिनेशन हुआ, जितने भी टेस्ट होते हैं अगर परफॉर्म किए गए हैं, उन वाले पर्सन का हॉस्पिटल में भर्ती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। इस तरीके के देखो हमें एक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मिल गई, जिसको हम लोग कहते हैं एक बेसिक जानकारी मिल गई कि जो वेरिएबल हमने यूज किया हुआ है उन वेरिएबल्स को हमने विजुलाइज करके देखा तो हमको एक जानकारी मिल गई कि हाँ इस तरीके के पर्सन हमारे अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखने की, विजुअलाइजेशन जो हमारे पास होता है ये हमें एकदम सॉलिड चीजें नहीं देता है, ये हमको एक इंफॉर्मेशन देता है, बेसिक इंफॉर्मेशन देता है, जिसके बेसिस पे हम थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, ये हमारे पास हो गया डेटा विजुअलाइजेशन का पार्ट, ठीक है। अब जैसे डेटा विजुअलाइजेशन हमने कर लिया, अब इतने ही विजुअलाइजेशन नहीं होते, हमारे पास विजुअलाइजेशन बहुत तरीके के होते हैं। जैसे अभी हमने लाइन चार्ट देखा, ठीक है, डॉट चार्ट देखा, अभी हमने ये हिस्टोग्राम देखा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास बहुत तरीके के चार्ट हैं, ठीक है। आगे की क्लास से, आगे की मास्टर क्लास में जब हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर अपनी मास्टर क्लास करेंगे उसमें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि डेटा विजुअलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके के डेटा विजुअलाइजेशन या प्लॉट को हम लोग यूज करते हैं, और किस तरीके के वेरिएबल के ऊपर क्या काम हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली मास्टर्स क्लासेस के अंदर। चलते हैं, देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है डेटा साइंटिस्ट का वो क्या होता है, ठीक है। तो जो अगला चरण हमारा होता है डेटा विज्ञान के अंदर वो होता है डेटा का विश्लेषण करना, ठीक है, या फिर डेटा की एनालिसिस करना, ठीक है। तो अब डेटा एनालिसिस के अंदर एक डेटा साइंटिस्ट क्या काम करता है, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट मुख्यतः जो है कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं उन्हीं के आसपास में काम करता है। जैसे सामान्य विश्लेषण सबसे पहले करता है, जहाँ पे वो अपने डेटा के बारे में, जैसे उसने विजुअलाइजेशन किया तो उसको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई, वैसे ही जब वो डेटा साइंटिस्ट जो होता है वो सामान्य विश्लेषण करता है या फिर जनरल एनालिसिस करता है, एक डेटा के बारे में हमको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है, वो उसके ऊपर सांख्यिकी मॉडल लगाता है, ठीक है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा रिकमेंडर सिस्टम बन रहा था, ठीक है, सुमित्रा जी ने कवर किया था रिकमेंडर सिस्टम। वहां पे वो मॉडल आपको बता रहे हैं कि ये अंदर जाकर के उस डेटा को यूज करके एक मॉडल बनाएगा। तो इस जो डाटा साइंटिस्ट होता है वो सांख्यिकी मॉडल बनाने का काम करता है। सेम चीज जो अभी उस दिन की क्लास में आप लोगों ने देखा था, एग्रीकल्चर में मॉडल बन रहे थे, ठीक है। तो जो डाटा हम कैप्चर कर करके लाते हैं उस डाटा के मदद से सांख्यिकीय मॉडल हम लोग बनाते हैं। मॉडल बनाने के बाद हम उसके उसके ऊपर जो है पूर्वानुमान का मॉडल फिट करते हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, उसको फ्यूचर के लिए यूज कर सके कि हाँ मतलब आज के बेसिस पे हम फ्यूचर को देख सकें कि हाँ हम क्या क्या होने वाला है, या फिर वो जो पर्सन आज आज जो हमारा पेशेंट है वो डिस्चार्ज हो रहा है, वो अगले 1 महीने के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट होगा कि नहीं होगा, इसका हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं, जैसे पूर्वानुमानित मॉडल की मदद से। उसके बाद जो हमारे पास इन सारी चीजों से रिजल्ट आए हैं, उन जो रिजल्ट्स का परिणाम का परीक्षण करना कि जो रिजल्ट हमारे पास है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। आपने कह दिया कि भाई मॉडल है और ये प्रोडिक्शन करके देगा आपको, या फिर फ्यूचर के बारे में आपको बता करके देगा, लेकिन ये सही परिणाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, पता लगे आप कहते हैं कि हाँ ये पेशेंट फिर से एडमिट होगा लेकिन वो तो एडमिट हुआ ही नहीं, ठीक है। तो क्या चांसेस हैं कि जो मॉडल बताए वही हो, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, उस मॉडल का परिणाम परीक्षण करते हैं, जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं उन रिजल्ट का वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो चलो एक 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 करके हम लोग देखते हैं कि कैसे जो ये चौथा चरण होता है एक डेटा साइंटिस्ट इसमें क्या काम करता रहे, ठीक है। फिर से मैं एक नोट जोड़ूंगा इसके साथ में, ये विषय एक स्टैटिस्टिक्स का विषय है, ठीक है। ये जो काम होने जा रहा है ये एक स्टैटिस्टिक्स का विषय है, जिसमें हम मैथमेटिक्स की मदद से कुछ एक स्टैटिस्टिकल मॉडल लाएंगे, ठीक है। और उन मॉडल्स के बेसिस पे हम लोग इस डेटा को यूज करके कुछ चीजों का पैरामीटर है उनको एस्टिमेट करेंगे, ठीक है, और उनकी मदद से हम भविष्य के बारे में जानकारी करेंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा जनरल स्टैटिस्टिक्स, जनरल बेसिक एनालिसिस हम लोग करके देखेंगे। तो हमने क्या किया, एक समरी नाम की कमांड को रन किया और देखो हमको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रन होकर के मिल गई कि भाई मिनिमम एक बार अस्पताल में पर्सन आया था, ठीक है, पहले क्वार्टर में 2 बार आया है, ठीक है, मीडियन विजिट जो है उसकी 4 हैं, मीन जो है वो 4.5 हैं,
ठीक है। थर्ड क्वार्टर में हमारे पास 6 बार आया है। मैक्सिमम जो पेशेंट आए हैं वो 14 बार आए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी टर्म मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टर, मीडियन, मीन, थर्ड क्वार्टर, मैक्सिमम, ये सब क्या है, ये स्टैटिस्टिक्स के टर्म हैं, ठीक है। इनकी मदद से हम डेटा के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, हमने एक बेसिक लेवल की स्टैटिस्टिक्स को रन किया और हम अपने डेटा के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन निकाल पाए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल पा रही, जैसे एज की इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल पा रही है, ठीक है। इन आउट पेशेंट के नहीं इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए हम कुछ और एनालिसिस रन करेंगे। चलो करके देखते हैं। अब हमने देखा कि पेशेंट एडमिट कितने बार हॉस्पिटल में हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा 25,000 पेशेंट का डेटा लिया गया है। उसमें से 25,000 पेशेंट के अंदर 11,754 पेशेंट ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में फिर से एडमिट होना पड़ा 30 दिन के अंदर, और 13,246 पेशेंट ऐसे हैं जो एक बार डिस्चार्ज हो गए तो दोबारा उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ा। तो ऑलमोस्ट हम अगर यहाँ पे देखें तो लगभग 48% और 52% के आसपास का हमारे पास रेशियो है। चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये दिखा रहा है कि 47% पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पुनः 30 दिन के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और 52.9 या फिर 53% पेशेंट ऐसे हैं जो एक बार डिस्चार्ज हो गए तो दोबारा उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या किए, अपने डेटा के बारे में एक बेसिक जानकारी लेकर के आ गए, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर आप एज जाना चाहो, ठीक है, तो आप एज का देख सकते हो कि 40 से 50 साल में के जो पेशेंट हैं वो 2532 पेशेंट है, 2532 पेशेंट हैं, और 50 से 60 साल की उम्र वाले जो पेशेंट हैं वो 4,452 पेशेंट हैं। 60 से 70 साल वाले हमारे पास 5,913 पेशेंट हैं। इसी तरीके से हम देखें तो सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे पास 70 से 80 साल वाले हैं, जो कि एक बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के जाते हैं, दोबारा फिर से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, ठीक है। आते हैं कितने प्रोपोर्शन में है सारे पेशेंट, ठीक है। इसमें भी हम लोग लगा करके देखते हैं, एज नाम के वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं और रन करके देखते हैं। 10% पेशेंट इसमें है, इस ग्रुप में है, 17% पेशेंट इस ग्रुप में है, 23 पेशेंट हमारे इस ग्रुप में है, 27% इस ग्रुप में है, 18 इसमें है, और 3% पेशेंट ऐसे हैं जो 90 साल से 100 साल की उम्र वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुई, एक बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन हुई जो कि हम इस डेटा के अंदर से निकाल करके लाए हैं। अब इस डेटा को, इतना बड़ा डेटा है, इसको अगर हम देख, मतलब ये हमारे लिए देखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब हमने क्या किया, इस डेटा को हमने एक समरी स्टैटिस्टिक के फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, तब हम इस डेटा के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ कितनी बार पेशेंट आया होगा, 2500 या फिर 2,200 2,532 पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं जो इस ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या हुआ कि एक बड़े डेटा को देखना हमारे लिए बहुत आसान नहीं था, इसलिए हमने क्या किया कि डेटा को हमने समराइज कर दिया, जिससे क्या हुआ कि अब हम डेटा को बहुत ही आसानी से एक नजर में डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ एक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक इन्फ्रेंस रन करते हैं जिसमें हम डेटा के बारे में थोड़ा सा और जानकारी करेंगे, ठीक है। हम ये जानकारी करना चाहते हैं, ठीक है, कि जो लैब प्रोसीजर्स हुए हैं उसको, ठीक है, वो लैब प्रोसीजर रिलेटेड हैं हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए या नहीं एडमिट करने के लिए। मान लीजिए हम एक हाइपोथेसिस अपनी बनाए कि जो पेशेंट ज्यादा बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और जिनके ऊपर ज्यादा लेबोरेटरी टेस्ट हुए हैं, ठीक है, वो पेशेंट ज्यादा, अभी जैसे आपने ये वाला फिगर देखा, ठीक है, इस फिगर को देखने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जिनका सबसे लगभग 50 से 60 बार लैब टेस्ट हुआ है, वो पेशेंट ज्यादा बार अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, ठीक है। चलो हम इस बात की टेस्टिंग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इस बात की टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में एक टी टेस्ट नाम से अवेलेबल है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग जिसको अप्लाई करके हम ये इस बात को सत्य प्रूफ कर सकते हैं कि जो पेशेंट जिनका ज्यादा बार लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है, वो पेशेंट ज्यादा प्रोन है हमारे अस्पताल में फिर से री एडमिट होने के लिए। इस बात की टेस्टिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे अपने टी टेस्ट को। हमने यहाँ पे टी टेस्ट को रन किया और हमारे पास ये बहुत सारा आउटपुट आया, ठीक है। ये बहुत सारा आउटपुट क्या है, इसके एक एक लाइन को हम आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे और आपको इसमें बिल्कुल मतलब जो है अच्छा कर देंगे, जिससे आप लोग बहुत ही आसानी से इसको समझ सकें कि यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनका एक्चुअली में मीनिंग क्या है, ठीक है। आप इसमें बहुत अच्छे से समझदारी से इसको समझ पाएंगे कि क्या एक्चुअली में एक एक वैल्यू का मीनिंग है और ये क्या क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इसमें से अभी के लिए हम तत्काल में आपको सिर्फ एक वैल्यू के बारे में बताना चाहेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं पी वैल्यू, ठीक है। तो पी वैल्यू बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिसके बेसिस पे हम एक निर्णय ले पाते हैं कि चीज सही थी कि चीज गलत थी, ठीक है। तो पी वैल्यू जितनी ही छोटी होगी,
जितनी ही छोटी होगी उतना ही मजबूत होगी, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू हमारे पास ई टू द पावर माइनस 0.7 में जा रही है, मतलब ये 0.00000 देन कुछ वैल्यू स्टार्ट होगी, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू निकल करके आ रही है, ठीक है। तो ये जितना वैल्यू छोटी जाएगी उतना ही मेरा जो डिसीजन है वो स्ट्रेंथन होता जाएगा, उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो अब इस पी वैल्यू के छोटे होने के चलते हम क्या निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, ये निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं कि जिस पेशेंट का औसत लेबोरेटरी प्रोसीजर जो है इस रेंज में है, ठीक है, वो हमारे सबसे ज्यादा बार अस्पताल के अंदर एडमिट करना पड़ा था, ठीक है। ये कंक्लूजन हमने यहाँ से ड्रा किया। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो डायबिटीज की मेडिसिन लेने वाले लोग हैं वो हॉस्पिटल में किस तरीके से एडमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ नो यस डायबिटीज वाले, ठीक है, जिनको डायबिटीज है और जिनको डायबिटीज नहीं है। ये ऊपर जो हमारे पास नो यस दिख रहे हैं ये वो हैं कि ये हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और ये हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 3385 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि इस पर 3385 ऐसे नॉन डायबिटिक पेशेंट है, मतलब उनको डायबिटिक नहीं है और वो अस्पताल में भी दोबारा एडमिट नहीं हुए हैं। लेकिन 2387 पेशेंट ऐसे पेशेंट हैं, ठीक है, जो कि नॉन डायबिटिक हैं, फिर भी वो जो है एक बार उनको 30 दिन के अंदर अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़ा। सिमिलरली ये हमारे पास डायबिटिक पेशेंट हो गए। तो डायबिटिक पेशेंट हमारे पास 9861 पेशेंट ऐसे थे जो एक बार डिस्चार्ज हो गए तो डिस्चार्ज हो गए, लेकिन 9367 पेशेंट ऐसे थे जो एक बार डिस्चार्ज हो गए तो उनको पुनः अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, ठीक है। चलो देखते हैं कि डायबिटीज क्या एक मुख्य कारण है, डायबिटीज क्या एक मुख्य कारण है हॉस्पिटल में पुनः एडमिट कराने के लिए। इस चीज की टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास जैसे ये एक हमने एक बात कही, ठीक है, हमने एक बात कही कि क्या ये सही बात है। तो इस बात की वैलिडिटी के लिए स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट हमारा ये मदद करता है, हमको डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है कि क्या ये कथन सही है जो हम कह रहे हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं पहले आप वो समझ लीजिए, फिर क्या सही है क्या गलत है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हम कहना क्या चाहते हैं कि डायबिटीज वाले पेशेंट रिस्पॉन्सिबल हैं, ये ज्यादा ज्यादा मतलब प्रोन है एक बार फिर से हॉस्पिटल में आने के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास अभी हम इस टेस्ट को रन करेंगे, अगर पी वैल्यू हमारे पास छोटी हुई, बहुत छोटी हुई, तो ये हमारी इस बात को प्रूफ कर देगी कि हाँ जिन पेशेंट को डायबिटिक है वो पेशेंट ज्यादा जल्दी हमारे 30 दिन के अंदर ही हॉस्पिटल में आना स्टार्ट कर देते हैं। देखो हमने रन किया, ठीक है, इस टेस्ट को हमने रन किया और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक हमारे पास जो पी वैल्यू निकल करके आई वो भी हमारे पास बहुत ही छोटी है, ई टू द पावर -16, मतलब 0.16 बार जीरो उसके बाद कोई एक वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी पी वैल्यू है, ठीक है। तो ये इस बात की गारंटी ले रही है कि हमारा जो एजम्पशन है, जो हम मान के चल रहे हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो ज्यादा प्रोन है हॉस्पिटल में फिर से एडमिट होने के लिए, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे पास क्या हो गया स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, जहां पे हमने कुछ एक वेरिएबल्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा एनालिसिस रन किया और हमने कुछ एक कंक्लूजन को निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेकंड पार्ट हम लोगों का था कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स, दूसरा पार्ट हमारे पास था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो हमने ये दो काम यहाँ पे कर दिए, ठीक है। अब इतना ही नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये इतना ही नहीं है, ठीक है। ये भी हमारे पास एक बहुत ही वाइड डोमेन है, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजों को रखा हुआ है, जिससे इस 1 घंटे की क्लास में हम आपसे हर एक चीज के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, कौन सी चीज कैसे परफॉर्म करी जाती है। जैसे कि आपने देखा समरी स्टैटिस्टिक या फिर बेसिक लेवल की जानकारी अगर करनी है तो हम कुछ एक ऐसी कमांड्स को रन करते हैं, अगर हमको थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो हम ऐसी कमांड्स को रन करते हैं। फिर हमारे पास जो तीसरी स्टेप थी जिसमें हम लोग प्रोडक्टिव मॉडल फिट करने वाले थे या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल फिट करने वाले थे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन को यूज किया हुआ है जिसको हम लोग जीएलएम बोलते हैं, जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल, ठीक है। और इस मॉडल से हम लोग कुछ एक रिजल्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं इससे हमारा क्या निकल करके आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब कभी भी हम कोई मॉडल को फिट करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, ठीक है। पहली चीज मिलती है हमको ये बात पता चलती है कि उस मॉडल के अंदर जो जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उनमें से कौन से वेरिएबल सही में यूजफुल हैं, कौन से वेरिएबल हैं सही में यूजफुल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह दें हम किसी की सैलरी के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, ठीक है। किसी की सैलरी और उसका उसको फीवर है, क्या ये दोनों आपस में रिलेशन है इन दोनों के बीच में, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। भाई सैलरी का फीवर से कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली किसी के खाना खाने और किसी के घर में आग लगने का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे बहुत आसानी से बहुत ही अच्छे से हम ये चीज समझ पाते हैं मॉडल के अंदर कि कौन सा वेरिएबल
सही में जरूरी है, कौन सा वेरिएबल के डाटा हमने ऐसे ही कैप्चर कर लिया है, क्योंकि हमने भाई डेटा आपने देखा कि हमने बहुत सारे वेरिएबल्स का डाटा कैप्चर किया हुआ है, ठीक, इतने सारे हमने वेरिएबल को यूज किया हुआ है डाटा कैप्चर में, ठीक है। अब ये सारे वेरिएबल सही में यूजफुल हैं कि नहीं है, ठीक है। अब जो यूजफुल हैं, क्या करने के लिए यूजफुल हैं, हमारे पेशेंट के रीएडमिशन को प्रेडिक्ट करने के लिए यूजफुल है कि नहीं है, हमें इस बात की जो है सत्यता को टेस्ट करना है, ठीक है, कि सही में ये वेरिएबल यूजफुल है हमें हमारा इस प्रोडिक्शन को करने के लिए कि हॉस्पिटल में फिर से पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज चलो देखते हैं कैसे हम इस काम को करते हैं। अब हमने देखो मॉडल फिट कर दिया, अब आते हैं जो रिजल्ट हमारे पास है उसको हमने समरी नाम की कमांड है इसमें पास किया, ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारे पास ये देखो बहुत बड़ा सा एक रिजल्ट बन करके आया, ठीक है। अब ये रिजल्ट हमारा क्या कहता है, ठीक है। अब ये रिजल्ट में देखो बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, कोफिशिएंट, ठीक है, एस्टिमेट, स्टैंडर्ड एरर, जेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स हैं, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन, ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे करके उसके टर्मिनोलॉजी है, जैसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, उसके टर्मिनोलॉजी है, वैसे ही हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में अपने अलग टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेट, स्टैंडर्ड एरर, जेड वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू। तो इन सारे टर्म्स का अपना एक मीनिंग है, ठीक है। तो इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोग अपने आगे की मास्टर्स क्लासेस में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इन टर्म्स का एक्चुअली में मतलब क्या होता है, कैसे इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं इनका एक्चुअली में मीनिंग क्या है, और इनसे हम क्या प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम इन टर्म्स के बारे में आज बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम एक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टी वैल्यू, ठीक है। इसमें जहां जहां पे आपको स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार दिख रहा है, ठीक है, जो भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका ये पता चलता है कि ये वाले वेरिएबल्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि पेशेंट एक बार अगर हॉस्पिटल से निकल के जाता है तो पुनः उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है कि नहीं, ठीक है। तो आते हैं लाइन बाय लाइन देखते हैं। जैसे पेशेंट जो 60 साल से 70 साल के पेशेंट हैं, ठीक है, 60 साल से 70 साल के पेशेंट हैं, ये बहुत ही प्रोन है, बहुत ही ज्यादा चांस है कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे 70 साल से 80 साल, 80 साल से 90 साल, ये तीनों एज ग्रुप जो पेशेंट हैं, ठीक है, इन तीनों एज ग्रुप के पेशेंट का हॉस्पिटल में बहुत ही चांस है कि इनको भर्ती करना पड़ सकता है। फिर हमारे पास क्या है, अब 90 साल से 100 साल के पेशेंट या फिर 50 साल से 60 साल के पेशेंट का ज्यादा रोल नहीं होता है फिर से एक बार हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए। उसी तरीके से जिनके ऊपर लैब प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो लैब के सामने जो हमारे पास पी वैल्यू लिखी हुई है उसके सामने भी हमारे पास स्टार लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस बात को प्रिडिक्ट करने के लिए कि पेशेंट हमारा जब जा रहा है अस्पताल से तो उसको फिर से अस्पताल में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। सिमिलरली कितने प्रोसीजर परफॉर्म किएंगे ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। कितनी मेडिकेशन लिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कितनी आउट पर्सन विजिट किया ये भी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी विजिट किया नहीं किया वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेडिकल स्पेशलिटी की हमको ज्यादा खासा जरूरत नहीं है, ये भी क्या बोलते हैं फैमिली जनरल प्रैक्टिस, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनल मेडिसिन लिया कि नहीं लिया ये हमें जरूरत है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास कुछ एक वेरिएबल्स हैं जिनकी जरूरत है और कुछ सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो अब जिनकी जरूरत है उनको हम अपने पास रोके रहेंगे और जिनकी जरूरत नहीं है उनको हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि अब वो हमारे मॉडल में या हमारे प्रोडिक्शन करने के लिए बहुत ही अच्छे नहीं है, तो बिना मतलब उनको रखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम उनको छोड़ देंगे, जो वेरिएबल हमारे पास बचेंगे उन वेरिएबल्स के साथ में हम अपने मॉडल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं जो चौथा चीज हमने कहा था, ठीक है, वो क्या था कि हम जब मॉडल को फिट कर लिए तो हम देखेंगे कि जो पैरामीटर हमारे पास आए हैं, जो परिणाम हमारे आ रहे हैं वो सही परिणाम है कि नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमने अभी यहाँ पे देखा कि जिन जिन के सामने स्टार लगा हुआ था वो अच्छे परिणाम है, जिनके सामने स्टार नहीं लगा हुआ वो हमारे अच्छे पैरामीटर या फिर अच्छे परिणाम नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं कि हम इसके ऊपर प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जैसे ये मॉडल हमारे पास फिट होकर के रख गया है, ठीक है, ये मॉडल फिट होकर के रख गया, तो अगर हमको प्रेडिक्शन करना है तो हम फिर से क्या लेंगे, डाटा लेंगे। मान लीजिए कोई एक पेशेंट है, उसके बारे में उससे पूछेंगे कि हम वो मान लीजिए अस्पताल में भर्ती है, हमने उससे जानकारी लिया, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी लिया, और यहाँ पे इस वाले वेरिएबल की जानकारी तो उसके पास होगी नहीं क्योंकि वो पेशेंट अभी अस्पताल में एडमिट है। तो हम हमारा मॉडल फ्यूचर में प्रिडिक्ट करके हमको बताएगा कि पेशेंट को रीएडमिट करना चाहिए या फिर एडमिट नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ये चीज कर पा रहे हैं इसका मतलब हम फ्यूचर की भविष्यवाणी
कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमारे पास फिर एक कमांड होती है predict.glm। ठीक है, इसके बेसिस पे हमें प्रेडिक्ट करके आपको बता सकते हैं कि कौन से पेशेंट हमारे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करने पड़ेंगे और कौन से पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हुआ वो हुआ डेटा एनालिसिस का स्टेप्स, जिसमें हम लोगों ने देखा सामान्य विश्लेषण, सांख्यिकीय मॉडलिंग, पूर्वानुमानित मॉडल और उन परिणामों की एक तरीके से परीक्षण। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा। फिर आते हैं पांचवें चरण में। अब जो परिणाम हमारे पास आए हैं उन परिणामों की व्याख्या करना या फिर उसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन करना। ठीक है, तो अब हमने जैसे अपने रिजल्ट्स को देखा, ठीक है, ये जैसे हमने अपने रिजल्ट्स को देखा, इसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेने के लिए जाएंगे कि कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, किनको रखना चाहिए किनको नहीं रखना चाहिए और उनका क्या मीनिंग है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर अब जैसे हमने देखा यहाँ पे एज, तो एज हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल था इसका बहुत ही महत्व है, बहुत ही उच्च महत्व है। ठीक है, तो हमने देखा क्या इसका निष्कर्ष निकला कि वृद्ध मरीजों में पुनः बीमारियां अधिक होती हैं जिससे पुनः भर्ती की संभावना बढ़ जाती है। टाइम इन हॉस्पिटल, ठीक है, कितना टाइम तक वो अस्पताल में रुका, ये भी बहुत ही उच्च महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, अधिक दिनों तक जो पेशेंट भर्ती होगा, ठीक है, उसको सीधी सी बात है कि बड़ी गंभीर बीमारी रही होगी। ठीक है, अगर कोई उसको गंभीर बीमारी है तो ये बहुत ही मजबूत संकेत है कि उसको कुछ समय के बाद फिर से अस्पताल में एडमिट होना पड़ सकता है। आप उसको कितने सारे लैब प्रोसीजर हुए हैं, ये एक मध्यम लेवल का महत्व वाली चीज है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, अगर मान लीजिए ये नहीं भी है, अगर होता हमारे पास तभी हमारे पास काम चल जाता। तो जितनी अधिक प्रक्रियाएं जटिलता दिखा सकती हैं लेकिन हमेशा पुनः भर्ती के लिए संबंधित नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो भाई दिखाती तो हैं कि हाँ बड़ी सीवियर है, लेकिन क्या होता है कि वो जल्दी से ठीक भी हो जाती हैं। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें दिखता है लीवर में स्वेलिंग है, तो लीवर क्या है, बड़ा ही सेंसिटिव चीज है। ठीक है, अब प्रोसीजर तो भाई आपको बड़ा टफ लग रहा है लेकिन क्या है, बड़ी सेंसिटिव चीज है। आप थोड़ा सा खाना नॉर्मल खाए, अच्छे से एक्सरसाइज किए, 2 दिन में वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि लैब प्रोसीजर जो हमारे पास हुए हैं वो हमारे बड़े ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो, वो मध्यम लेवल के इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जनरल प्रोसीजर हमारे पास जो होते हैं वो भी हमारे पास बहुत ही मध्यम लेवल के हैं। नंबर ऑफ मेडिसिन, कितनी मेडिसिन उस पर्सन ने लिया हुआ है, ये भी एक बड़े ही उच्च लेवल का पैरामीटर है। ठीक है, जितना अधिक दवाइयां मनुष्य यूज करेगा उसके दुष्प्रभाव होंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, और जटिल समस्या बनती जाएगी और पेशेंट को फिर से अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे लिए हुए हैं, बाकी सारे उदाहरण को आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो जो जहाँ जहाँ पे आपको 3 दिख रहा है वो सारे सारे हमारे पास बहुत ही उत्तम क्वालिटी के पैरामीटर हैं। जहाँ जहाँ में हमारे पास 1 स्टार दिख रहा है या फिर नहीं स्टार दिख रहा है वो हमारे पास लोअर ग्रेड के हैं। जहाँ पे 2 स्टार दिख रहा है वो हमारे मध्यम वर्ग के इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं और उनका ये निष्कर्ष है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने छठवें स्टेप में। ठीक है, अब इन सब चीजों को हमने कर दिया। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट के रूप में मैंने काम कर दिया, मैंने डेटा की एनालिसिस कर दी। ठीक है, डेटा एनालिसिस करने के बाद मैंने एक रिपोर्ट लिख दी। ठीक है, अब मैंने रिपोर्ट किसको सौंप दी, बिजनेस को, जिस बिजनेस के लिए हम काम कर रहे थे। भाई मान लीजिए हमको अमेजॉन ने रिक्रूट किया, जैसे कि सुमित्रा जी ने बताया था कि अमेजॉन में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जहाँ पे डेटा साइंटिस्ट रिक्रूट किए जाते हैं। तो मान लीजिए हम एक डेटा साइंटिस्ट के रूप में अमेजॉन में रिक्रूट हो गए, तो वो बिजनेस हो गया। ठीक है, वो बिजनेस अब हमारी द्वारा की गई एनालिसिस को कैसे यूज करेगा। ठीक है, तो वो महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान केंद्रित करेगा। जो जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा मेडिसिन दी गई है पहले हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर, ठीक है, तो उसके बहुत हाई चांस है कि वो पेशेंट अस्पताल में एडमिट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो पेशेंट जिसको हाई मेडिसिन दी गई है उसके लिए हम बहुत अच्छी क्वालिटी की व्यवस्थाएं करेंगे, जिससे क्या रहेगा उस मेडिसिन के इफेक्ट को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया जा सके, जिससे क्या हो कि पेशेंट को दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए लैब प्रोसीजर हमारे पास अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते तो हम कोशिश करते कि जो पेशेंट जिनको ज्यादा बार लैब प्रोसीजर हुआ है वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करते और उन पेशेंट्स के ऊपर हम कुछ और उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं बनाते। हो सकता है कि उनके लिए हम बैठने का अच्छा इंतजाम करते, उनको अच्छा से एयरी माहौल देते, अच्छा खाना देते, अच्छा पानी देते, मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं करते, जिससे क्या होता है कि जिन लैब प्रोसीजर्स के जो जो दुष्प्रभाव हैं या जो जो कारक हैं इनको न्यूट्रलाइज कर देते, जिससे क्या होता है कि वो री हॉस्पिटलाइजेशन ना करना पड़ता। ठीक है, उसी तरीके से
जो विशेष देखभाल के सुझाव हैं उनको हम बना सकते हैं कि हाँ जो जो पेशेंट बहुत ही रिस्क पे हैं कि ये हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, ठीक है, उनके लिए हम एक विशेष देखभाल का सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और हाई रिस्क मरीजों की पहचान कर डिस्चार्ज से पहले फॉलोअप योजनाएं बना लेते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई आज तुम डिस्चार्ज हो रहे हो लेकिन 5-5 दिन पे हमको दिखाने आओगे, मान लीजिए कोई बीमारी है वो बढ़ने लगे, ठीक है, तो अगर 5-5 दिन पे आओगे तो मुझे पता चलता रहेगा, तो मैं उसी के हिसाब से दवाएं बदलता रहूंगा, जिससे क्या रहे कि आपको फिर से अस्पताल में एडमिट ना करना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से एक बिजनेस हमारे द्वारा की गई डेटा एनालिसिस को यूज करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास छठवां चरण, ठीक है। तो आज की सेशन में हम आपको इतना ही बताने वाले थे कि एक डेटा साइंटिस्ट अपनी दिनचर्या में कितने तरीके के काम करता है। तो आपने देखा कि एक डेटा साइंटिस्ट अपनी दिनचर्या में बिजनेस की किसी एक प्रॉब्लम को उठाता है। अब ये जरूरी नहीं कि ये एक दिन में सॉल्व हो जाने वाली समस्या हो, ये वर्षों तक चलने वाली समस्याएं हो सकती हैं, ये 10 सालों तक चलने वाली समस्याएं हो सकती हैं, ये 1 घंटे में सॉल्व होने वाली समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टेप्स हमारे पास होती हैं एक डेटा साइंस के काम को परफॉर्म करने की, वो यही होती है कि सबसे पहली स्टेप हमारे पास होती है कि बिजनेस की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से समझना। जितने जितने ज्यादा आप प्रश्न पूछ सकते हैं बिजनेस के मालिक से या फिर जो बिजनेस का क्रिएट करने वाला है, ठीक है, उससे आप उतनी अच्छी प्रॉब्लम्स को समझिए। समझने के बाद फिर आप ये जानिए, उसके करस्पॉन्डिंग आप रिसर्च पेपर पढ़िए, जिससे आपको ये पता चले कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल हैं, इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको कलेक्ट करना चाहिए। उन डेटा को आप कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स है, ठीक है। आप उस तरीके से डेटा को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब जैसे ही डेटा आपने कैप्चर कर लिया तो आपका जो प्रोसीजर होता है डेटा डेटा को करेक्ट करने का, उसको एनालिसिस रेडी बनाने का, उसको आप परफॉर्म करोगे जिसको आप डेटा रैंगलिंग कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर डेटा रैंगलिंग करने के बाद आप सीधे जाते हो डेटा की एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस में भी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स यूज होती है, बहुत सी मैथमेटिक्स यूज होती है, ठीक है। और हम विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इस तरीके की चीजें परफॉर्म करने के बाद हमारी आती है इंटरप्रिटेशन का काम। इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके बाद फिर वो बिजनेस जो होता है जो जिसके लिए हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो उन सारे आंसर्स को यूज करके अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है जिसके लिए उसने हमको रिक्रूट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक डेटा वैज्ञानिक की दिनचर्या के काम होते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन हमारे पास यहीं तक था, ठीक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी ट्रेनिंग में शामिल हों। हम लोग हर शनिवार को अपना एक वेबिनार करते हैं, ठीक है, जिसमें हम डेटा साइंस को फोकस करके काम करते हैं। अन्य दिनों में हमारी अन्य तरीके की वेबिनार्स होती हैं, लेकिन शनिवार को विशेषतः हम लोग डेटा साइंस की सेमिनार वेबिनार करते हैं, जिससे हम अपने जिले के अपने क्या बोलते हैं सहपाठियों के या फिर जो मित्र हैं उन सबको हम एक नए राह पे ले जा सकें और उनको एक ट्रेडिशनल शिक्षा से, ट्रेडिशनल जॉब की अपॉर्चुनिटीज से निकाल करके हम एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज में लेकर के जा सके, जहाँ पे उसके लिए बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं और वो किस तरीके के कैरियर में जाना चाहता है उसको ये बतला सकें, और उसके से उससे संबंधित जितनी तरीके के हमारे पास स्किल्स हो सकती है उन स्किल्स को हम उसको सिखा सकें। इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे व्हाट्सएप चैनल्स हैं, हमारे बहुत सारे सपोर्ट चैनल्स हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। साथ में आप कोशिश करिए कि आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को आप उनको लिंक भेजिए जिससे वो लोग जुड़ें और हमारे द्वारा प्रदान की जा रही इन सुविधाओं को का लाभ उठाएं और अच्छे से अच्छी जानकारी को प्राप्त करें। हमारे साथ जुड़ने से आपका बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम लोग हिंदी में आपको क्लासेस देते हैं जिससे आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में रहते हुए बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। और हम लोग आर पाई आराम और स्टेप वाइज चीज़ों को परफॉर्म करके दिखाते हैं, ठीक है। और असली प्रोजेक्ट पे हमेशा हम लोग बात करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हम डमी नहीं लेते, जैसे कि हमने आपके सामने अभी करके दिखाया एक असली प्रोजेक्ट जो कि एक रियल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। उसके साथ में हम लोग आपको प्रमाण पत्र देंगे और उसके साथ में आपको हम बहुत अलग अलग कंपनीज में रेफर करेंगे जहाँ पे आप जाकर के कुछ समय के बाद जॉब को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास हमारे पास यहीं तक थी और आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू देवेंद्र। एंड अभी मैं ये चीज़ अनाउंस करना चाहता हूँ कि जो भी पर्सन डेटा साइंस या क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या रोबोटिक्स, इन सारी मेन स्ट्रीम्स में काम करना चाहते हैं या उसके बारे में
उनके जानने में कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है जो इंटरेस्टेड है, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं किसी भी टाइप की काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो जॉब का मार्केट है, आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हैं, ये श्योर है कि अगले 3 साल में जॉब की मार्केट कम्प्लीटली एआई बेस हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक डर लोगों में फैला हुआ है कि एआई सारी जॉब्स को ले जाएगा। तो होगा ये, एआई जॉब नहीं ले जाएगी, जो पर्सन एआई का इस्तेमाल कर रहा होगा वो बाकी लोगों की जॉब लेके जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एआई टूल्स, टेक्नोलॉजी, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका इंटीग्रेशन प्रॉपर वे में सीखें, टाइमली सीखें और एक अपने आप को स्किल्ड पर्सन के रूप में डेवलप करें। इसके लिए थोड़ा सा आपको डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, और मैं ये बार बार कहता हूँ अपने स्टूडेंट से, और आप ये प्रैक्टिकली टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि अगर 1 घंटा कोई रील देखता है, आप उससे क्वेश्चंस पूछिए कि आपने रील में क्या देखा, और उसके पे वो लिख पाए, तो शायद ऐसा नहीं हो कर पाएगा। लेकिन अगर आप नॉलेजफुल वेबिनार्स, मास्टर क्लासेस और पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा और आप स्किल्ड रहेंगे, और आप स्किल्स को सीखते जीवन। आप अगर स्किल्स के जा रहे हैं समय समय पे तो क्या होगा, आपके पास कभी भी फाइनेंशियल पैसे की समस्या नहीं आएगी, कोई भी पर्सन हो। ये बिल्कुल टेस्टेड एंड प्रूवन फैक्ट है, राइट। तो ओवरऑल समरी ये है कि आप चाहे जिस भी टेक्नोलॉजी में, जिस भी प्रोफेशनल या जॉब ओरिएंटेड चीज़ों को सीखना चाहते हैं, उसमें डेडिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक बार आप कमिटमेंट कर लेंगे और आप अपना शेड्यूल मेंटेन कर लेंगे और प्रॉपर वे में, प्रॉपर गाइडेंस में काम करेंगे, तो आगे आप हमेशा बढ़ेंगे, ये श्योरिटी है। सो thank you everyone for joining today's webinar, and keep learning. I will try to conduct more useful webinars like this. Thank you so much. We will meet in next webinar. Thank you. Dhanyawad. Thank you.